ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहले प्रश्न के और हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है संज्ञा के कार्य, यानी कि संज्ञा के कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संज्ञा के कार्य क्या होते हैं, उससे संबंधित कुछ कथन है, उन्हें पे हमें क्या करना है, विचार करना है। पहला कथन कह रहा है व्यक्ति नदियों, पहाड़ों, राज्यों, देशों और महादेशों, पुस्तकों आदि का जो बोध कराती हैं। तो क्या संज्ञा बोध कराती है इन सब चीजों का? बिल्कुल सही है। संज्ञा किसका बोध कराती है? हमारे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के स्थान, प्राणी स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति है, व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा हो जाएंगे। नदी क्या है? ठीक है नदी क्या, नदी ठीक है संज्ञा है। पहाड़ क्या है? हमारी संज्ञा है। ठीक है, अगला क्या है? राज्य क्या है? राज्यों के नाम क्या है? हमारे संज्ञा है। ठीक है, देशों के नाम संज्ञा है, महादेश संज्ञा है, सभी चीजें क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति नदियों, पहाड़ों, राज्यों के, देशों, महादेशों, पुस्तकों आदि के गुण का बोध कराने वाले। तो गुण का बोध नहीं कराते। ठीक है, गुण का जो बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो गुण का बोध कराने, यानी कि दूसरा कथन गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा का सही वर्गीकरण नहीं है। तो संज्ञा का सही वर्गीकरण नहीं है, तो संज्ञा का वर्गीकरण में संज्ञा कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो बताइएगा। जीवंतता, जीवंतता, आजीवंतता, गणनीय, अगणनीय, और कह रहा है रूढ़, रूढ़, यौगिक, और क्या है हमारा? योग, योग रूढ़। तो बताइएगा क्या होती हैं ये संज्ञाएं, होती हैं कि नहीं? कौन सा संज्ञा से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, जीवंतता का मतलब क्या है? जीवन के आधार पे। क्या है? जीवन के आधार पे। ठीक है, जीवन के आधार पे, यानी कि जीवन के आधार पे जिसमें क्या हो? हमारा जीवन हो। क्या हो? जीवन हो। जैसे क्या हो जाएंगे सर? हमारे व्यक्ति जो हो, व्यक्ति हो गए, पशु पक्षी हो जाएंगे, पशु पक्षी हो जाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेड़ पौधे हो जाएंगे। इसमें सब क्या है? जीवन होता है। तो जीवनता के आधार पे संज्ञा का विभाजन है, यानी कि जिसमें जीवन होता है वो क्या है? हमारी जीवंतता के अंतर्गत आएंगी। फिर क्या है? आजीवंतता, मतलब जिसमें जीवन नहीं हो। जैसे हमारा क्या हो गया? धातुएं हो गई। क्या हो गया? धातुएं हो गई। जैसे क्या? लकड़ी हो गई। ठीक है, लकड़ी हो गई। सोना हो गया। क्या हो गया? सोना हो गया। ठीक है, और क्या बताइएगा? सोना हो गया। मिट्टी हो गई। ठीक है, मिट्टी हो गई। तो ये क्या है? इनमें जीवन नहीं है। ठीक है, तो जिसमें जीवन नहीं है वो क्या है? आजीवनता, मतलब दोनों भी सही है जीवन के आधार पे और बिना जीवन के। तो क्या है? संज्ञा के भेद है, यानी कि दो भागों में हमने क्या किया है? इनका वर्गीकरण किया है। ठीक है, अगला कह रहा है गणनीय। तो संज्ञा गणनीय होते हैं कि नहीं? तो संज्ञा की हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। जैसे 1 2 3। तो जिन संज्ञाओं का हम गणना कर सकते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? गणना गणनीय संज्ञा के अंतर्गत। और जिन संज्ञाओं की हम गणना नहीं कर सकते वो किसके अंतर्गत आएंगी? अगणनीय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगी? अगणनीय के अंतर्गत। अगला कह रहा है रूढ़। ठीक है, रूढ़, और ये क्या है? ये है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे शब्द है। क्या है? रचना के आधार पे या व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे क्या है? संज्ञा के भेद हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? हमारी रूढ़ होती है, दूसरा क्या होती है? यौगिक होती है, तीसरा क्या होती है बताइएगा? योग रूढ़ होती है। ठीक है, योग रूढ़ होती है। ठीक है, चलिए, रूढ़ क्या होते हैं? जो शब्द मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं, या जिनका हम खंडन नहीं कर सकते वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं? इनका हम खंडन कर सकते हैं। ठीक है, इनका हम खंडन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, पाठशाला। क्या है? पाठशाला। ठीक है, तो पाठ के लिए जो शाला है, तो यहाँ पे पाठ और शाला को हम अलग कर देंगे। इनका क्या होगा? अलग अलग अर्थ भी होगा। ठीक है, और इनको हम क्या कर सकते हैं? अलग सकते हैं, और इनको हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगी? यौगिक संज्ञा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यौगिक संज्ञा हो जाएंगी। और पाठशाला हमारी क्या है? एक यौगिक संज्ञा है। ठीक है, अगला कह रहा है योग रूढ़। इनको भी हम क्या कर सकते हैं? योग रूढ़ को भी खंडन किया जा सकता है, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन इनका क्या होता है? अलग अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? अलग अर्थ निकलता है। जैसे पंकज देखते हैं हम। क्या? पंकज। पंक मतलब क्या होगा? और जा मतलब क्या होगा? जो जन्म लिया हो। ठीक है, पंक मतलब क्या हो जाएगा हमारा? कीचड़। ठीक है, कीचड़, और जा मतलब जन्म। कीचड़ में जो जन्मा हो, कीचड़ में जो जन्मा हो, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। पंकज जिसको हम बोलते हैं क्या?
कीचड़ में जो जन्मा होगा उसे हम बोलेंगे पंकज बोलेंगे। ठीक है शिवा ब्लॉग जी, गुड इवनिंग शिवा जी। चलिए गुड इवनिंग शिवा जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगले प्रश्न भी बताइएगा। तो युग रूढ़ के अंतर्गत कौन से आएंगे हमारे, जिनका इनका हम खंडन कर सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग सार्थक शब्द बन सकते हैं, उनको मिला देते हैं तो एक शब्द बनता है जिसका अलग अर्थ निकलता है। वो किसके अंतर्गत आते हैं, योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के भेद क्या है, वर्गीकरण क्या है। हम इसको जीवन के आधार पर बांट सकते हैं, जिसको हम जीवनता कहते हैं। आजीवन जिसमें जीवन नहीं है, यानी कि बिना जीवन के जो हैं वो आजीवनता के अंतर्गत आती है। फिर गणनीय संज्ञा होती हैं जिनको हम गणना कर सकते हैं। फिर क्या होती है अगणनीय संज्ञा जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध। गणना के लिए हम कह सकते हैं 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। ठीक है, दूध को हम गणना नहीं कर सकते। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, तो रूढ़ क्या है हमारी जो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो सब संज्ञा बनी है तो उसके अंतर्गत 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक रूढ़, यौगिक और क्या हो जाएगा योग रूढ़। तो क्या होगा इसमें से सभी कथन क्या है हमारे सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्य या रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं। तो मुख्य या रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 3 भेद है। कौन कौन सा, रूढ़, यौगिक और क्या हो गया तीसरा हो जाएगा योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़। तो कितने भेद हो जाएंगे, 3 भेद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और मुख्य संज्ञा के भेद कितने हैं टोटल, संज्ञा के अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद कितने हैं, तो अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद नहीं है। ठीक है, संज्ञा के भेद नहीं है तो बताइएगा, इसको है कर लीजिएगा। तो अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं, सभी लोग भाई कमेंट करके बताइएगा। तो अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद हैं कितने, 5 हैं। कितने भेद हैं, 5 हैं। तो 4 का जो सी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अर्चना जी गुड इवनिंग अर्चना जी। चलिए बताइएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा का भेद नहीं है। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे क्या बोलते हैं, रचना के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से, एक हो गया सर हमारा रूढ़ हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा बताइएगा, यौगिक हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा बताइएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, रूढ़ क्या होती है, जिसका हम खंडन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, जिसका खंडन हम नहीं कर सकते, वो हमारी किसके अंतर्गत आएंगे, रूढ़ में। यौगिक में आएगी, इनमें हम क्या कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। जैसे क्या हमने लिखा, पाठशाला लिखा, क्या लिखा, पाठशाला। ठीक है, खंडन हमने कर दिया, एक शब्द मिला पाठ और दूसरा शब्द मिला हमें शाला। ठीक है, तो पाठ मिला और शाला मिला, हमने क्या किया, खंडन किया और दोनों का अलग अर्थ होता है और इन्हीं को हम मिला देते हैं तो बनता है पाठशाला। क्या बनता है, पाठशाला। तो ये क्या होती है, हमारी यौगिक संज्ञा होती है। यानी कि दो शब्दों से मिलकर क्या बनती है, जो संज्ञा बनती है, योग से जो संज्ञा बनती है यौगिक संज्ञा कहलाती है। फिर आती है योग रूढ़, क्या होती है, योग रूढ़। तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं और सबका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे हमने कहा जलज, ठीक है, जलज। ठीक है, तो यहाँ पे और खंडन करेंगे, क्या निकलेगा हमारा, जल और क्या निकलेगा, जा। ठीक है, जल मतलब क्या है, पानी हो गया, जा मतलब क्या हुआ, जन्मा हुआ। ठीक है, तो जल से जो जन्म होगा से क्या बोलेंगे, हम जा बोलेंगे। ठीक है, अब इसका क्या और भी क्या होता है, इसमें खंडन हम कर सकते हैं, अलग अलग अर्थ निकलेगा। लेकिन इसमें और क्या होगा, इसमें एक और विशेषता पाई जाती है, ये अलग अर्थ देता है। क्या देता है, अलग अर्थ देखता है। जैसे इसी को हम लिख सकते हैं पंकज। ठीक है, तो पंक हो जाएगा अलग, पंक मतलब कीचड़ हो जाएगा, जा मतलब क्या हो जाएगा, जन्म। तो पंकज से जन्म और जलज से जो जन्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, कमल। ठीक है, खंडन किया, दोनों का अलग अर्थ है, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है, लेकिन क्या है, इसका एक विशेष अर्थ मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं बताइएगा, 5 भेद हैं कुल। कौन कौन से हैं बताइएगा। एक है हमारा जातिवाचक संज्ञा, कौन सा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई, और क्या हो जाएगी बताइएगा, भाववाचक हो जाएगी, भाववाचक हो जाएगी। और कौन सी हमारी बताइएगा, भाववाचक हो जाएगी। और कौन सी बताइएगा, समूहवाचक हो जाएगी,
समूहवाचक हो जाएगी, और कौन सी है द्रव्यवाचक हो जाएगी, कौन सी है द्रव्यवाचक हो जाएगी। तो कुल कितने भेद है सर, 1 2 3 4 और क्या है 5। ठीक है, तो कुल कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे, कौन कौन सी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और क्या है समूहवाचक हो जाएगी। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, कौन सा, जातिवाचक हो गई, भाववाचक हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई, समूहवाचक हो गई, और रूढ़ जो है वो संज्ञा का भेद नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, तो अर्थ के आधार पे नहीं है, तो 6 का बी यानी कि केवल 2। ये किसके आधार पे है, ये व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पंकज में कौन सी संज्ञा है। तो पंकज में कौन सी संज्ञा है बताइएगा। पंकज शब्द बना है पंक, ठीक है, प्लस क्या है जा, हमने अलग किया, दोनों का अलग अलग अर्थ निकला। पंक मतलब कीचड़, जा मतलब जन्मा, और क्या हो जाएगा, इनका अलग अलग, दोनों का अलग अर्थ निकले। लेकिन क्या करेंगे, जब जोड़ देंगे तो क्या करेगा, एक विशेष अर्थ प्रकट करेगा, किसी अलग नाम की या किसी और को संबोधित करेगा। तो क्या होता है, वो वहाँ पे योग रूढ़ संज्ञा होती है, योग रूढ़ संज्ञा होती है। रूढ़ संज्ञा जिसका हम खंडन नहीं कर सकते वो रूढ़ संज्ञा है। ठीक है, जैसे आम, तो आम का हम खंडन अगर कर देंगे, आम का अगर खंडन कर देंगे तो क्या बचेगा, आ धन मा बचेगा। ठीक है, तो इनका किसी का अलग अलग अर्थ नहीं है ना। तो रूढ़ में हम क्या करेंगे, मूल शब्द होते हैं और इनके हम क्या कर सकते हैं, इनका खंडन नहीं कर सकते। यौगिक में हम 2 या 2 से अधिक शब्द मिला के एक नया शब्द बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, और उनका अलग अलग अर्थ हो, मतलब जो विखंडन करेंगे तो सार्थक होने चाहिए। अंकुर जी नमस्कार। चलिए, तो अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गणनीय संज्ञा है, गणनीय संज्ञा की पहचान कीजिए। कौन सी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, और कौन सी है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो बताइएगा गणनीय संज्ञा कौन सी है। तो जो जातिवाचक संज्ञा होती हैं, ठीक है, इनको हम गणना कर सकते हैं किस रूप में सर, हम चाहे एक वचन में करें, एक वचन, या फिर क्या करेंगे बहुवचन में। किसमें, एक वचन और बहुवचन के रूप में हम इनकी क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। बाकी की हम गणना नहीं कर सकते। ये किसके अंतर्गत आते हैं, अगणनीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 6 का बी, अर्चना जी, अंकुर जी नमस्कार, सभी लोग करते रहिए। 8 का डी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न का जवाब है व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, देखिए किसी विशेष व्यक्ति या फिर किसी का नाम हो। ठीक है, किसी का नाम हो तो वहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे आपके शहर का नाम हो, चाहे किसी पर्वत का नाम हो, चाहे किसी नदी का नाम हो, ठीक है, चाहे किसी पुस्तक का नाम हो, किसी भी चीज का नाम होगा। एक चीज याद कर लीजिए, गांठ मान लीजिए, किसी भी चीज का अगर नाम होगा तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, बिल्कुल विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराएगी। ठीक है, अगला कह रहा है कि व्यक्तियों या नदियों के नाम। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, उसका नाम हो गया राम, हो गया श्याम, हो गया मोहन, हो गया कल्लू, हो गया लल्लू, हो गया, तो ये सब क्या है, हमारे नाम है। ठीक है, कौन से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को और एक पॉइंट और भी बनता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक में परिवर्तित कर सकते हैं, वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, पहले व्यक्तिवाचक को सीखते हैं। अब कह रहा है विशेष व्यक्तियों, मतलब व्यक्तियों या नदियों के नाम, तो ये भी हमारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है झील शब्द। अब देखिएगा यहाँ पे दिया गया है झील शब्द की बात कर रहा है, तो झील शब्द जो है जातिवाचक की बात कर रहा है। अगर बात करता वुलर झील, डल झील, साल्ट लेक, तो ये सब जितने भी हैं, सांभर झील हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आती, तो ये सब जो हमारे अंतर्गत आती, सांभर झील, वुलर झील, चिल्का झील, ठीक है, डल झील, जितने भी हैं रामसागर झील, तो जितनी भी ये गोविंद सागर पंथ, जितनी भी झीलें हैं हमारी, जिनके नाम होंगे तो व्यक्तिवाचक में आएंगे। अगर झील शब्द की बात करेंगे हम, झील शब्द हो गया, नदी शब्द हो गया, पर्वत शब्द हो गया, पठार शब्द हो गया, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अगर हम इसके अंतर्गत बात करें कि हिमालय का पठार, तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत जो है क्या है, हिमालय पर्वत एक नाम है, विशेष नाम है, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा तिब्बत का पठार। व्यक्तिवाचक में आ जाएगा अगर हम बात करें पठार, तो पठार के अंतर्गत सभी आते हैं, इसलिए कौन सा हो जाएगा, पठार एक जाति का बोध कराएगा। तो क्या होगा सही जवाब, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा केवल 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी।
1 और 2। फिर कह रहा है लखनऊ, कानपुर, बरेली, यानी कि जो आपके शहर के नाम हैं, शहर के नाम है वो किसके अंतर्गत आते हैं? शहर के नाम जो हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं बताइएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और शहर किसके अंतर्गत आता है? शहर मतलब सभी शहरों की बात कर रहे हैं, चाहे भारत के शहर हों, चाहे उत्तर प्रदेश के शहर हों, ठीक है, चाहे बिहार के हों, चाहे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं का भी शहर हो, तो शहर किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक के। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बिहार का पटना, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल, जितने भी हैं, राजस्थान जयपुर, अगर हम नाम लें इन सब चीज़ों का, तो वो क्या हो जाएंगे? जब नाम से, पर्टिकुलर नाम से बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक की बात करेगा, तो ये भी हमारा कथन व्यक्तिवाचक से संबंधित सही हो जाएगा। यानी कि हमें मिला 1, 2 और क्या? 1, 2 और 4। तो पहला जो ऑप्शन है 9 का ए क्या होगा? सही जवाब होगा। आराधना जी 9 का ए, अर्चना जी 9 का ए, शिवम हिंदुस्तानी, नमस्कार शिवम जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, स्वागत है आपका। चलिए अगला कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा को पृथक कीजिए। ठीक है, तो एक यहाँ पे कुछ संज्ञा दी गई हैं, उनमें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को पृथक करना है। ठीक है, तो देखिएगा जहाँ पे भी आपको नाम दिखे व्यक्तिवाचक संज्ञा मार दीजिएगा, चाहे वो नदी का नाम हो, चाहे पठार का नाम हो, चाहे पर्वत का नाम हो, चाहे झील का नाम हो, ठीक है, कोई भी नाम दिखे तो क्या हो जाएगा? आप उसको क्या करिएगा? व्यक्तिवाचक में रखिएगा। कवि है तो कवि क्या है बताइएगा? कवि में अगर तुलसीदास की बात करता तो हमारा किसमें आता? व्यक्तिवाचक में अंतर्गत, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता। और कवि के अंदर तुलसीदास भी आएंगे, कबीरदास भी आएंगे, रहीमदास भी आएंगे, सूरदास भी आएंगे, है ना? तो जितने भी हैं वो कवि के अंतर्गत आएंगे। तो कवि क्या है? कवि एक जाति है, जिससे हमें पता चलता है जो कविताएं लिखते हैं, जो गढ़न कविताएं लिखते हैं, रचनाएं करते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? कवि जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जातिवाचक हो गया नदी। ठीक है, तो गंगा नदी का नाम है तो नदी हो गई गंगा। कोलकाता शहर का नाम है तो कोलकाता क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा नगर। नगर क्या है? नगर, ठीक है, कोलकाता भी एक नगर है, लेकिन नगर क्या है? नगर के अंतर्गत बहुत सारे नगर आ सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक में हो जाएगा। हिमालय पर्वत है तो हिमालय क्या है? एक नाम है, तो ये भी क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पहाड़ और नदी, कबीर, ठीक है, तो कबीर देखिएगा कवि हो गए, तो कबीर कवि हो गए, तो यहाँ पे भी कवि क्या है? कबीर की बात कर दिया, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन क्या? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा? हमें मिला क्या? पहले मिला गंगा, फिर मिला कोलकाता, फिर मिला क्या? हिमालय। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे अगला एक कथन और है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। लखनऊ, कानपुर, बरेली। ठीक है, तो लखनऊ, कानपुर, बरेली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें फिल्टर करना था, लेकिन यहाँ पे कानपुर, लखनऊ ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए, तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला भी ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया है वो भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें फिल्टर करना था, तो यहाँ पे लखनऊ, बरेली दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिएगा। ऑप्शन बी जो है इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए गंगा क्या, कवि क्या हो जाएगा बताइएगा? कवि हमारा जातिवाचक हो जाएगा। कोलकाता और दोनों क्या है? व्यक्तिवाचक हैं। कवि जातिवाचक, नगर ये भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। पहाड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक। नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए बहुत ही बेहतरीन, आराधना जी बी एंड डी बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा को पृथक कीजिए। अब वहां पे व्यक्तिवाचक पृथक किया, यहाँ पे जातिवाचक। तो कवि क्या है? कवि के अंतर्गत सभी कवि आएंगे, चाहे जो हो। ठीक है, गंगा क्या है? गंगा नदी के अंतर्गत आती है, तो नदी क्या होगा? जातिवाचक। यहाँ पे नदी होता, यहाँ पे नदी जातिवाचक मिला। कोलकाता क्या है? एक नगर है, तो नगर क्या हो जाएगा हमारा? बताइएगा जातिवाचक के अंतर्गत हिमालय, पहाड़, और ये क्या है? जातिवाचक है। फिर मिला हमें क्या? कवि मिला, नगर मिला, पहाड़ मिला, और क्या मिला? नदी। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कवि और नगर, पहाड़ और नदी ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा? जातिवाचक संज्ञा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। तो जातिवाचक संज्ञा से संबंधित कथन है, उन पे क्या करना है? विचार करना है। तो बताइएगा, वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति की, यानी कि संपूर्ण जाति की बोध कराते हैं। जैसे कहा कि गाय, तो गाय से हमें क्या प्रतीत होता है? कि जितनी भी गायें हैं वो क्या है? एक संपूर्ण जात की प्रजाति है। जैसे हमने कहा पक्षी, तो पक्षी के अंतर्गत सभी पक्षी आते हैं, चाहे गौरैया हो, चाहे तोता हो, चाहे मैना हो, है ना? तो सभी पक्षी उसके अंतर्गत आएंगे। तो पक्षी क्या है? एक जाति है। पशु क्या है? पशु के अंतर्गत चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे जो भी हो, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? पशु के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या है? पशु जात की एक बोध कराता है। पक्षी क्या है? जात की बोध कराता है।
फल और सब्जियों के नाम, अगर हम आलू कहें, चाहे लाल आलू हो चाहे काला आलू हो, ठीक है, चाहे पहाड़ी आलू हो, तो जो भी आलू हैं वो क्या है, आलू के अंतर्गत आलू की समस्त जाति का बोध होता है। ठीक है, तो फलों और सब्जियों के नाम भी क्या किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सेब है तो सेब की एक जात के सेब से हमें क्या है, एक जात के बारे में पता चलता है। पूरी जितने भी सेब हैं, ठीक है, अब चाहे वो कौन सा से कोई भी सेब हो, ठीक है, कश्मीरी सेब हो, ठीक है, चाहे जहाँ विदेशी सेब हो, अफ्रीकन सेब हो, तो क्या है, सेब की एक जात का बोध होता है। अगर हम बात करें आम, तो आम जो है चाहे दशहरी हो, चाहे दशहरी हो, चाहे जो भी आम हो, ठीक है, चौसा हो, कोई भी आम हो, तो आम की एक जात का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बेहतरीन। खाद्य खाद्य पदार्थ, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी क्या है, एक जात का है। दाल की बात करेंगे तो दाल में चाहे मसूर की हो, चाहे चना की हो, चाहे जो हो, तो दाल के अंतर्गत जितनी भी दाल आएंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी एक जात का बोध कराएंगी, दाल की। लखनऊ, कानपुर, बरेली, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर शहर, नगर, शहर दिया होता तो क्या हो जाता, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाता। यानी कि 1, 2 और 3 हमें मिला, तो 1, 2 और 3 किसी में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 1, 2, 3 किसी में ऑप्शन नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा 1, 2 और 3। ठीक है, तो 1, 2 और 3। चलिए, तो ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा, 1, 2 और 3। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए 12 का ऑप्शन 4 रॉन्ग होगा, 12 का ऑप्शन 4 रॉन्ग होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएगा, इस ऑप्शन ही रॉन्ग है, इसको सही कर लीजिएगा, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होती रहती है तो उसको हम लोग सही कर लेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, समूहवाचक संज्ञा से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। तो किसी वस्तु या प्राणी के समूह का बोध करे, उनके क्या हो, संगठन का बोध हो, तो वहां पे कौन सी हो जाएंगी, हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जिसके जैसे किसी वस्तु का बोध न कराकर उसके अनेक होने का बोध कराती है, तो यानी कि दोनों कथन सही हैं। ठीक है, दोनों कथन सही होंगे। वस्तु के अनेक होने का बोध कराएंगे, वहां पे समूहवाचक हो जाएगा। वस्तु या प्राणी के समूह का बोध कराती हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उससे संबंधित कथन पे एक विचार कीजिए। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित जो कथन है उस पे आपको विचार करना है, तो हम इस पे विचार करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है, किसी संज्ञा किसी धातु के द्रव्य, धातु या द्रव्य का बोध कराती है। ठीक है, धातु या द्रव्य का बोध कराती है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, द्रव्य का बोध कराएगी या किसी धातु के होने का बोध कराएगी। ठीक है, पदार्थ जो द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आप लोगों को कल एक प्रश्न मिला था, ठीक है, जिसको हमने करेक्ट करवाया था। ठीक है, तो वो भी प्रश्न सही ही था। ठीक है, करेक्ट करवाया था, लेकिन हमने उस समस्या का, जो समस्या थी वहां पे, उस समस्या का समाधान इस प्रश्न में डाल दिया है। ठीक है, इस प्रश्न में उस समस्या का समाधान डाल दिया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित सभी पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। कल का जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये प्रश्न था आपका। ठीक है, संज्ञा नहीं है, तो वहां पे एक ऑप्शन दिया गया था, क्या सैसव दिया था, क्या दिया था, सैसव दिया था, तो ये हो गया था भाववाचक, हमने वहां पे बताया भी था भाववाचक। फिर दूसरा दिया था ऑप्शन क्या, सोना, तो सोना क्या था हमारा, द्रव्यवाचक, हमने वहां पे बताया था कि सर ये द्रव्यवाचक है, बिल्कुल सही है। फिर क्या था, लकड़ी था, लकड़ी को भी हमने क्या बताया था, वो सर क्या था, द्रव्यवाचक था। ठीक है, अगला बताया था हमने क्या, अगला जो ऑप्शन था क्या, पुस्तक था। ठीक है, तो पुस्तक भी क्या था, वो जातिवाचक था, क्या था, जातिवाचक था। ठीक है, तो प्रश्न जो दिया था कौन सा नहीं है जातिवाचक का भेद, तो वहां पे हमने टिक करवाया था, क्या इसको करवा दिया था कि इसको नहीं काट दीजिए और यहाँ पे कर लीजिएगा कौन सा है। ठीक है, कौन सा है, तो इसमें पुस्तक भी मिल रहा था, सैसव, ठीक है, सैसव भाववाचक मिल रहा था। ठीक है, तो उस प्रश्न को हमने मतलब उसको डिस्क्राइब किया था कि भाववाचक है, द्रव्यवाचक है और पुस्तक जो है जातिवाचक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में, तो बहुत ही डीप से पूछा गया था। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कौन सा नहीं है,
तो 600 जो भाववाचक है और वहां पे जब हमने करवा दिया था तो सबका अलग अलग बताया गया था। हालांकि ये द्रव्यवाचक ही है, लेकिन द्रव्यवाचक जो है वो जातिवाचक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक के अंतर्गत आती है। थोड़ा सा क्वेश्चन डीप में था, ठीक है, लेकिन वहां पे कोई गलती नहीं हुई थी, सही था प्रश्न, हर चीज सही थी, उसको अलग से एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन कट करवा दे क्योंकि 3 ऑप्शन मिल रहे थे, ठीक है। तो वहां पे एकदम जातिवाचक जो था प्योर, उसको हम लोगों ने क्या किया था? टिक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे पुस्तक हम लोगों ने टिक किया था। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है किसके अंतर्गत आती हैं? जातिवाचक के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक। तो आगे से आप याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भाववाचक संज्ञा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे हमें क्या करना है? विचार करना है। कह रहा है व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण, ठीक है। तो धर्म या गुण का बोध कराता है, बिल्कुल सही है। तो व्यक्ति के या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा से होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। तो ये कथन जो है ये गलत है। ये मतलब इससे भाववाचक से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है? द्रव्यवाचक और जातिवाचक से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये कथन जो है द्रव्यवाचक और भाववाचक से संबंधित है, तो यहाँ पे कथन एक केवल सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भाववाचक होती हैं किसी के गुण या धर्म को बताते हैं, जैसे बुढ़ापा, ये क्या है? एक गुण है, ठीक है, गुण है, या फिर अच्छाई, ठीक है, बुराई, ये सब क्या है? गुण है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें एक प्रश्न दिया गया है, पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बताइएगा कौन सा भाववाचक संज्ञा इनमें से नहीं है। ऑप्शन कह रहा है कुशाग्रता, कड़वापन, करुणा और क्या है? धोती। तो कुशाग्रता क्या है? गुण है या दोष है? ठीक है, गुण है, ठीक है, दोष है। कड़वापन क्या है? कड़वापन एक उसका कड़वापन किसके भाव की बात कर रहा है? ठीक है, किसी चीज के कड़वाहट है, उसका भाव है, ठीक है, भाव की बात कर रहा है। तो कुशाग्रता, कड़वापन, करुणा दुख को प्रकट कर रहा है, ये भी क्या है? एक भाव है। धोती क्या है बताइएगा? धोती क्या है? धोती जो है हमारी जातिवाचक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो कपड़ा है, धोती हो गया, कुर्ता हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा? धोती इसका सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा हमें ढूंढना है। सभा, सभा क्या है? सभा बहुत सारे लोगों को जब एकत्र होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सभा बोलते हैं। जैसे संविधान की एक सभा है, यहाँ पे हमारे जो जितने भी मंत्री हैं वो आके क्या करते हैं? बैठते हैं, ठीक है। तो सभा हो गई। कक्षा हो गई, जहाँ पे सभी विद्यार्थी आके बैठते हैं। तो बच्चों का जो समूह हो जाता है, स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का समूह कक्षा हो जाता है। फिर क्या है? भाव। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, भाव। और क्या है? घर। तो घर क्या है हमारा बताइएगा? जातिवाचक संज्ञा है। घर क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो कक्षा हो गया, समूह हो गया, और यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा सेना, ठीक है। क्या कर लीजिएगा? सेना कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सेना। तो ये सब क्या है? हमारे समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो घर किसके अंतर्गत आएगा? हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? घर जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और अगर किसी घर का हम नाम कर देंगे, किसी घर का नाम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे संसद भवन, ठीक है। अगला है घर जिस शहर में है। आपका घर जिस शहर में है, तो आपका घर किस शहर में? सभी लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। सभी लोग बताइए आपका घर किस शहर में है। उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद होता है? तो अगर शहर की बात करें तो शहर जो है वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन आपका शहर, जिस शहर में आप रहते हैं, उसका जो नाम है, यानी कि लखनऊ है, कानपुर है, उन्नाव, बरेली, झांसी, ठीक है, जो भी नाम है, तो वो क्या होगा? अभी 17 का डी राइट है, बिल्कुल बिल्कुल 17 का डी राइट है। चलिए बताइएगा क्या होगा? आपके शहर का नाम क्या होगा? आपके शहर का नाम क्या होगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो आपके शहर का जो नाम है, ठीक है, जब नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर कहता शहर,
तो शहर क्या हो जाता, जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता। अगर हम बात करें लखनऊ शहर का नाम है तो किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, 18 का ये सभी लोगों का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, आराधना जी, अर्चना जी और सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। चलिए बताइएगा अगले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम दिया गया है जयचंद। ठीक है, तो जयचंद क्या है बताइएगा, कमी नहीं है तो जयचंद क्या है, एक नाम है। ठीक है, तो जयचंद जो एक नाम है, ठीक है, जयचंद जो एक नाम है, ठीक है, जयचंद एक नाम है, कौन सी संज्ञा है बताइएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है कि व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसको क्या किया गया है, इस नाम को व्यक्तिवाचक को किसमें बदला गया है, जातिवाचक में। किसमें बदला गया है, जातिवाचक में। ठीक है, जातिवाचक में परिवर्तित किया गया है। व्यक्तिवाचक को किसमें परिवर्तित किया गया है, बदला गया है किसमें, जातिवाचक में। ठीक है, अब यहाँ पे जयचंद का मतलब है जैसे धूर्त व्यक्ति। अगर हम बात करें कि हमारा घर, ठीक है, जो लोगों का घर विभीषण के कारण, ठीक है, घर के भेदी के कारण, ठीक है, या घर के विभीषण के कारण होता है, तो घर के जैसे विभीषण है तो भेदी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे वो बहुत विभीषण है, ठीक है, जैसे राम बहुत विभीषण है। ठीक है, तो ऐसे हम अगर प्रयोग करेंगे, ठीक है, और जैसे जयचंदों की कमी नहीं है तो यहाँ पे जयचंद जो जातिवाचक संज्ञा है, कोई जयचंद रहे हैं, ठीक है, उनके जो गुण थे उसी को क्या कर दिया गया है, व्यक्तिवाचक जयचंद थे उन्हीं के गुण को क्या कर दिया गया है, जातिवाचक में बदल दिया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इनके धूर्तपना के कारण सब लोग क्या कहते हैं, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जो जयचंद है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे शेक्सपियर, यानी कि जो शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर क्या है, भारत जो कालिदास हैं उनको क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, भारत चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। तो नेपोलियन यहाँ पे क्या है बताइएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन नेपोलियन के गुण के कारण, नेपोलियन के गुण से संबंधित जितने भी लोग होंगे, जैसे मैं कहूँ कि मैं भारत का नेपोलियन हूँ, ठीक है, मैं भारत का नेपोलियन हूँ, तो मेरा गुण जो है नेपोलियन के गुण से मिलता है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक नेपोलियन को जातिवाचक में बदला गया है। यानी कि नेपोलियन के जो गुण थे उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हमने कहा कि आप एकदम कालिदास के जैसे रचना लिखते हैं, ठीक है, तो आप कालिदास नहीं हो गए। तो कालिदास का मतलब कि कालिदास एक कवि राइटर थे, ठीक है, कवि थे। उन्होंने क्या किया, जो रचनाएं लिखी हैं, तो क्या किया, रचना उन्होंने लिखी तो मतलब उन्हीं की तरह लिखने का गुण है। तो आप क्या यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, क्या व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदला गया है। ठीक है, जैसे किसी को हमने कहा विभीषण होगा एकदम, है ना, विभीषण का मतलब क्या है कि भेद बताने वाला। ठीक है, तो जो भेद बताने वाला क्या कहलाएगा, विभीषण। तो विभीषण वहाँ पे क्या थे, व्यक्तिवाचक थे। रावण का भाई जो विभीषण था, है ना, रावण के सारे भेद क्या किया, राम जी को बता दिया। तो वहाँ पे अब विभीषण को जो व्यक्तिवाचक थे उनको जातिवाचक, यानी कि जितने भी लोग विभीषण यानी कि भेद बताने वाले होंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, विभीषण बोलेंगे। ठीक है, तो ये है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदला गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइएगा। कवि जितने भी लोग क्या करेंगे, कविता लिखेंगे, रचनाएं करेंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे, कवि के अंतर्गत आएंगे। तो कवि कौन सा है बताइएगा, जातिवाचक है, जातिवाचक है। अगर हम बात करते, यहाँ पे किसी का नाम लिख देते, तुलसीदास लिख देते, या फिर कबीरदास लिख देते, तो ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे व्यक्तिवाचक हो जाते। क्या हो जाते, ये हमारे व्यक्तिवाचक हो जाते। यहाँ पे कवि क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, कवि के अंतर्गत तुलसीदास भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 9 का सी, आराधना जी सर, आराधना अर्चना जी 20 का बी, अंकुर जी 20 का बी, बहुत ही बेहतरीन 21 का बताइएगा सभी लोग। क्या होगा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम कहते हैं, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम कहते हैं क्या, जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा आम, तो आम की जितनी भी प्रजाति हैं सभी को हम आम ही कहेंगे, चाहे हम दशहरी का आम देखें, चाहे चौसा का आम देखें, चाहे लंगड़ा देखें, चाहे मिठुआ देखें, चाहे खटुआ आम देखें, है ना। तो हम जो भी आम देखेंगे, ठीक है, सूरजमुखी देखिए, गरहुआ देखें, जितना भी है, कृष्णभोग देखें, मोहन भोग देखें, तो ये जितने भी आम हैं, ठीक है,
इन आम को हम देखेंगे तो आम ही कहेंगे। तो क्या है, एक जाति का बोध हो रहा है, यानी कि विशेष जाति का बोध हो रहा, वस्तु की जात का बोध हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हमने कहा पशु, ठीक है, तो पशु के अंतर्गत चाहे कुत्ता हो, वहाँ पे बहुत सारे पशु रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पशु का मतलब है वहाँ पे कुत्ता भी रह सकता है, बिल्ली भी रह सकती है, चूहा भी रह सकता है, गाय भी रह सकती है, भैंस भी रह सकती है ना। तो बहुत सारे पशु के अंतर्गत पशु एक शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे बहुत सारी वस्तुओं का मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो रहा है। जैसे हमने कहा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षियों का जो समूह है तो उसमें एक प्रकार के पक्षी हो सकते हैं, कोई और भी पक्षी हो सकता है। ठीक है, पक्षी बहुत सारे उड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम उनको पक्षी ही कहेंगे। तो एक जाति है पक्षी, जिससे हमें समझ में आएगा कि एक विशेष इमेज बनेगी। ठीक है, पूरी जाति की इमेज बनेगी पक्षी, जो पक्षी वर्ग से हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बताइएगा, कह रहा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, राम, रसीला, क्या है, वकील। तो बताइएगा कामायनी क्या है, बताइएगा, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है कि नहीं। कामायनी एक पुस्तक है, और पुस्तक क्या है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत तब आती है जब उसका कोई नाम हो जाए। फिर कह रहा है राम, तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। और रसीला क्या है, बताइएगा, रसीला जो है वो भाव को प्रकट करता है, भाववाचक है। वकील क्या है, बताइएगा, हमारा वकील जो है जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जितने भी अगर हम बात करेंगे अधिवक्ता, अधिवक्ता यानी जिन्हें हम वकील कहते हैं, तो अगर वकील शब्द आएगा तो चाहे वो छोटा वकील हो चाहे बड़ा वकील हो, तो एक पूरी इमेज बन जाएगी काले कोट वाले वकील। कौन से, जो काले कोट पहनते हैं वकील, यानी कि पूरी वकील जाति का जितने भी वकील वकालत से संबंधित कर्मचारी हैं वो क्या कहलाएंगे, वकील कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय कौन सी संज्ञा है, बताइएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। बहुत ही बेहतरीन जी सर, अर्चना जी, जी सर 20 का बी, 21 का ए, आराधना जी 21 का बी, अर्चना जी 22 का डी। चलिए, अगला बताइए, कह रहा है गाय में कौन सी संज्ञा है। तो गाय में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। अब देखिएगा, गाय जो है, गाय से हम जितनी भी गाय प्रजाति हैं सभी गाय का बोध होता है, तो एक गाय की जाति का बोध होता है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहते किसी गाय का नाम रख देते नंदी, ठीक है, तो नंदी क्या होती, बताइएगा, नंदी व्यक्तिवाचक में आ जाती। ठीक है, तो नंदी क्या थी, नंदी जो है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, लेकिन जो गाय हैं वो क्या हो जाएंगी, बताइएगा, जो गाय हैं वो किस में आएंगी, जातिवाचक में आएंगी। ठीक है, जय हिंद शालिनी जी, अर्चना जी 23 का भी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो देखिएगा, गांधी यहाँ पे हैं, तो जो गांधी जी हैं व्यक्तिवाचक हैं कि नहीं, गांधी जी हैं व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन इनको क्या किया गया, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। आगे क्या कह रहा है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो गांधी व्यक्तिवाचक थे और इनको क्या किया गया, राष्ट्रपिता के रूप में कहा गया है। ठीक है, तो इनको किस में बदला गया है, जातिवाचक में बदला गया है। ठीक है, जैसे अभी जो विभीषण दिया गया व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदला गया है। जैसे ठीक है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त नेपोलियन जो है वो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि नेपोलियन के गुण से संबंधित जितने भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो हम हो, अगर नेपोलियन का गुण रखते हैं तो क्या हो जाएंगे, हम भी क्या हो जाएंगे, बताइएगा, हम व्यक्तिवाचक हैं लेकिन किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे शेक्सपियर, शेक्सपियर जैसे कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है, तो शेक्सपियर के गुण जो हैं वो कालिदास के अंदर हैं, और शेक्सपियर से संबंध जितना जो शेक्सपियर के गुण हैं वो किसी भी व्यक्ति, जिन जिन व्यक्ति में होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, शेक्सपियर बोलेंगे। ठीक है, अगला जैसे विभीषण बताया है, तो विभीषण क्या है, जो भेद बताते हैं। ठीक है, तो अब विभीषण को हम विभीषण नहीं कह सकते। ठीक है, वो व्यक्तिवाचक थे, तो उनके गुण से संबंधित अगर मैं भेद बताता हूं तो आप हमें विभीषण कह सकते हैं, अगर आप भेद बताते हैं तो हम आपको विभीषण कह सकते हैं। ठीक है, तो विभीषण क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक थे और किस में बदल गए, जातिवाचक में बदल गए। मतलब उनके गुण से, उनके जितने भी गुण हैं अगर आपके अंदर हैं तो आप क्या हो जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, आराधना जी 24 का ए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, सभी लोगों का सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल क्या है, पद का नाम है, और पद का नाम किसके अंतर्गत आती है, पद का नाम किसके अंतर्गत आता है, तो बताइएगा,
पद का जो नाम है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पद का जो नाम है किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहते कोई किसी एक विशेष राज्यपाल का नाम से संबोधित करते तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाते, अगर उनके हम पद से संबोधित करेंगे तो क्या हो जाएंगे बताइएगा? वो जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो लहर किस प्रकार की संज्ञा है बताइएगा? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक है? सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताइएगा लहर किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। जय हिंद शालिनी जी 13 का बी, शालिनी यादव 24 का बी, शालिनी यादव जी 24 का ए, आराधना जी 24 का ए, अंकुर जी 24 का ए, अर्चना जी 25 का बी, शालिनी यादव जी 25 का बी, अर्चना जी 25 का बी, अंकुर जी 25 का बी। बताइएगा सभी लोग सही जवाब क्या होगा? बताइएगा सभी लोग सही जवाब क्या होगा इसका? सभी लोग कमेंट करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए 26 का ए। तो बताइएगा लहर किसके अंतर्गत आएगी? तो लहर भी जो है हमारे किसके अंतर्गत आएगी? जातिवाचक के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? जातिवाचक के अंतर्गत आएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। ठीक है, यहाँ भी किस जाति का? देखो व्यक्तिवाचक को किसमें बदला गया है? जातिवाचक में बदला गया है। तो यहाँ पे जो नेपोलियन शब्द है वो क्या है? जातिवाचक है, यानी कि जाति का, यानी कि उसके गुण के आधार पे विभाजन किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है बताइएगा। अगली क्लास का समय हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपकी मैथ की क्लास है, तो मैथ वाले सर आ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास को थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। चलिए सभी लोग जवाब देते रहिए। कह रहा है इसमें से भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक और क्या है? अमीरी। तो अमीरी क्या है बताइएगा? अमीर, गरीब। अमीर है क्या है? अमीर जो है व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा, बताइएगा जातिवाचक होगा, क्या होगा? एक अमीर जो वर्ग है उसकी पूरी बात कर रहा है। ठीक है, एक गरीब वर्ग की पूरी बात कर रहा है। तो जितने भी गरीब लोग हो जाएंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे, जितने अमीर लोग हो जाएंगे वो अमीरी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जो भिक्षा के अंतर्गत जितने भी लोग भिक्षा मांगते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? भिक्षुक के अंतर्गत आएंगे। ये जाति का बोध कराएंगे। लेकिन जो अमीरी है वो किसकी बात कर रहा है? अमीरी जो है भाव की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो बताइएगा भाववाचक क्या है संज्ञा? देखिएगा भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। किससे बनती हैं? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती हैं। जैसे दौड़ने से क्या है यहाँ पे? दौड़। ठीक है, तो दौड़ जो है वो क्या होगा? एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन। 26 अर्चना जी 26 का सी, अंकुर जी 26 का बी, शालिनी जी 27 का बी, अंकुर जी 28 का डी, शालिनी यादव जी 28 का डी, 29 का आराधना जी 28 का डी, अंकुर जी क्या होगा? 29 का क्या कह रही हैं बताइएगा? 29 का सी अंकुर जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो दौड़ क्या होगा बताइएगा? भाववाचक संज्ञा होगी। हिमा दास तो क्या होगी बताइएगा? हिमा दास तो व्यक्तिवाचक में आएंगी। क्या आएंगी? व्यक्तिवाचक में आएंगी। किस में आएंगी? व्यक्तिवाचक में आएंगी। भाई हिमा दास तो नाम है ना, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगी हिमा दास। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कौन सा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है? तो बताइएगा मधुरता, योगी, लोभ और क्या है? रुकावट। ठीक है, तो बताइएगा मधुरता, योगी, लोभ और क्या है? रुकावट। तो मधुरता क्या है? एक भाव है। ठीक है, योगी क्या है बताइएगा? योगी क्या है? एक समूह की बात कर रहा है, एक जात की बात कर रहा है, जिसके अंतर्गत जितने भी योग करने वाले व्यक्ति होंगे वो आएंगे, यानी कि योगी से एक क्या है? पूरी जाति का बोध हो जाएगा। तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगी। लोभ और रुकावट क्या है? रुकना से बना है रुकावट। ये किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे जातिवाचक भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो 30 का जो बी है वो क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा? अगला प्रश्न कह रहा है, सभी लोग कमेंट करिए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है। क्या है प्रेम? प्रेम क्या है बताइएगा? प्रेम क्या है? भाव है। क्या है? भाव है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या अव्यय है?
ठीक है, बताइएगा क्या है। तो प्रेम जो है भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, प्रेम से क्या है, भाव प्रकट होता है। ठीक है, प्रेम भाव प्रकट होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो आपका जो संज्ञा का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इससे पहले जितने टॉपिक हो चुके हैं उसमें सबसे पहला वर्णमाला है, दूसरा है संधि, तीसरा है समास, विशेषण विशेष, और कौन सा है, संज्ञा है। कल हम लोग सर्वनाम या लिंग वचन कारक जो हैं इनको एक साथ में समाप्त कर लेंगे, जिससे बहुत जल्दी थोड़ा सा आपका कोर्स समाप्त हो जाए। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अपनी जो प्रैक्टिस है, जो एग्जाम पैटर्न है, उसके आधार पे हम लोग प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल इसी टाइम शाम को 7:15 पे।